नमस्ते। आज हम पृथ्वी दिवस के पीछे की कहानी और उसके विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड होगा डॉक्टर हरि सिंह मीना का एक बेहतरीन शोध पत्र। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में अर्थ डे की इतनी बात क्यों हो रही है? इसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा क्यों है? अच्छा, इसका जवाब पाने के लिए हमें अपने ग्रह की सेहत पर एक नजर डालनी होगी, जो हमें कुछ गंभीर संकेत दे रही है। ये आंकड़ा देखिए, 10 लाख। ये उन प्रजातियों की संख्या है जो आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। 2019 की आईपीबीएस रिपोर्ट बताती है कि हमारे ग्रह का इकोसिस्टम, मतलब जीवन का ताना बाना, बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। अगला आंकड़ा है 421 ppm। इसका सीधा सा मतलब है कि आज हवा के हर 10 लाख कणों में 421 कण कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। और चिंता की बात यह है कि ये लेवल पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा है। और ये देखिए, 91%। 1970 से अब तक ग्लोबल वार्मिंग से जो भी अतिरिक्त गर्मी पैदा हुई है, उसका 91% हिस्सा हमारे महासागरों ने सोख लिया है। जरा सोचिए, इसका समुद्री जीवन और हमारे मौसम के पैटर्न पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा। तो ये जो नंबर हमने देखे, ये असल में हमारे प्लैनेट के वार्निंग साइन हैं। ये बताते हैं कि हमारा ग्रह बहुत ज्यादा तनाव में है। चलिए, इन चुनौतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, चाहे वो प्रजातियों का सामान्य से 1000 गुना तेजी से विलुप्त होना हो, या फिर अमेज़न के जंगलों का कटना, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, या फिर महासागरों का लगातार अम्लीय होना और प्लास्टिक से भर जाना, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक बहुत बड़े वैश्विक संकट का हिस्सा हैं। अच्छा, तो अगर हमें इस समस्या का समाधान खोजना है, तो पहले हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। मतलब, ये दुनिया गर्म क्यों हो रही है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? तो ये सब होता है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। देखिए, ये एक बिल्कुल कुदरती और जरूरी प्रक्रिया है। इसके बिना तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। लेकिन इंसानी गतिविधियों की वजह से ये इतना बढ़ गया है कि अब खतरनाक हो गया है। होता यह है कि सूरज की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, हमारी जमीन उसे सोखती है और फिर गर्मी के रूप में वापस अंतरिक्ष की तरफ भेजती है। लेकिन CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें इस गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती हैं, एक कंबल की तरह। और जब ये गैसें बढ़ती हैं, तो नतीजा ये होता है कि हमारे वायुमंडल में गर्मी भी बढ़ती जाती है। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि हालात कितने बदले हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले CO2 का लेवल था 280 ppm और आज वो 421 ppm पर पहुंच गया है। ये जो इतना बड़ा उछाल है, इसका सीधा संबंध हमारे ग्रह के औसत तापमान में हुई 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से है। अब जब चुनौती इतनी बड़ी थी, तो जाहिर है दुनिया भर में इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। और इस आंदोलन की शुरुआत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो 50 साल से भी पहले एक अकेले इंसान से शुरू हुई थी। तो ये सब शुरू हुआ 1970 में अमेरिका में एक बहुत बड़े तेल रिसाव की बाद सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन ने पहले पृथ्वी दिवस का आयोजन किया। इसका इतना जबरदस्त असर हुआ कि अमेरिकी सरकार को EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनानी पड़ी। फिर 1990 तक ये आंदोलन ग्लोबल हो गया, 141 देश इससे जुड़ गए और इसी की नींव पर 1992 का मशहूर रियो अर्थ समिट हुआ। और फिर देखिए, 2016 में पृथ्वी दिवस के ही दिन ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर साइन हुए। ये दिखाता है कि कैसे एक जमीनी स्तर का आंदोलन वक्त के साथ साथ दुनिया की नीतियों में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। अच्छी बात यह है कि जो विज्ञान हमें समस्या के बारे में बताता है, वही हमें समाधान का रास्ता भी दिखाता है। ये आंकड़ा देखिए, 18 टेरावाट। ये वो कुल ऊर्जा है जो हम सब इंसान मिलकर हर पल इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में। और अब ये देखिए, 1,73,000 टेरावाट। ये वो सौर ऊर्जा है जो सूरज से पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। मतलब हमारी कुल जरूरत से 9,500 गुना ज्यादा। समाधान तो सचमुच हमारे सिर के ऊपर ही है। और ये नजरिया कोई नया नहीं है, हमारे प्राचीन ग्रंथ भी हमें यही सिखाते हैं। अथर्ववेद का ये श्लोक कहता है, माता भूमिरु पुत्रो अहम पृथ्व्याः, यानी ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। ये वही भावना है जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार में भी झलकती है कि सारी दुनिया एक परिवार है। तो हमारे पास रास्ते क्या क्या हैं? सौर ऊर्जा है, जिसके सोलर सेल हर दिन बेहतर हो रहे हैं।
न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिससे सूरज की तरह ही साफ सुथरी ऊर्जा बनाने की कोशिशें चल रही हैं। ऊर्जा दक्षता मतलब एलईडी लाइट्स जैसे उपकरण जो 80% तक कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले कल के लिए ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये ऐसी तकनीकें हैं जो हमारे ऊर्जा इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती हैं। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े समाधान तभी काम करते हैं जब ये व्यक्तिगत और स्थानीय स्तर के कामों पर टिके हों। असली बदलाव तो वहीं से शुरू होता है। तो हम सब क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पर 3R का फॉर्मूला अपना सकते हैं, यानी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शिक्षा के स्तर पर पर्यावरण से जुड़े विषयों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। और नीति के स्तर पर सरकारों को कार्बन टैक्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु न्याय पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब हर लेवल पर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। आखिर में ये एक बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक, एक बेहतर ग्रह को सुरक्षित रखने की भी है।